नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हंसा शर्मा। आज हम समाजशास्त्र 12वीं कक्षा के 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अध्याय है सामाजिक परिवर्तन, नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, किसी भी प्रकार का जो बदलाव आता है समाज में देखने को मिलता है, वो हमें सामाजिक परिवर्तन उसे हम कह सकते हैं। और परिवर्तन का मतलब होता है दो विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं उसमें जो बदलाव आया है। जैसे एक निश्चित समय में जब स्थिति बदल जाती है, किसी वस्तु या स्थान में जो परिवर्तन आ जाता है और वो एक निश्चित समय में आता है, तो हम उसे परिवर्तन कहते हैं। और समाज में परिवर्तन की बात करते हैं कि पूर्व में जो स्थिति थी, धीरे धीरे कालांतर में समय के साथ में जो बदलाव आया है, जो हमने देखा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। हमने देखा है कि पूर्व में साक्षरता की स्थिति क्या रही थी, और अगर हम वर्तमान में देखें कि साक्षरता की स्थिति क्या हो गई है, तो समाज साक्षरता की वजह से बदल गया है। इसी तरह से हम तकनीकी के क्षेत्र में देखते हैं कि पहले जो तकनीकी थी वो कम विकसित थी या नहीं के बराबर विकसित थी, और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है तकनीकी के क्षेत्र में। तो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लगातार एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, और यही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बारे में कुछ विचारकों ने परिभाषाएं भी दी है। हम यहाँ पर देखते हैं, पहले परिवर्तन का अर्थ, फिर इसकी परिभाषा। तो देखिए, किसी भी वस्तु क्रिया की पूर्व स्थिति में पाई गई भिन्नता या किसी वस्तु संगठन आकृति में समय स्थान परिस्थिति के साथ में आया बदलाव। किसी भी वस्तु की जो पूर्व स्थिति होती है, बाद की स्थिति होती है, उसमें जो बदलाव आता है, बदलाव भी कैसा होता है कि एक समय और परिस्थिति के और स्थान के साथ में आता है। समय, स्थान, परिस्थिति के साथ में किसी भी वस्तु में पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति में जो बदलाव, जो भिन्नता देखने को मिलती है किसी भी सामाजिक संगठन में, किसी भी संरचना में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। इसके 3 पक्ष बताए गए हैं। 3 पक्ष कौन से हैं? तो इसमें देखिए, पहला पक्ष जो है वस्तु का होना जरूरी होता है। किसी भी संगठन में जिसमें हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक वस्तु जिसमें परिवर्तन आ रहा है, संरचना, संगठन, ढांचा होना जरूरी होता है। तो वस्तु का होना जरूरी है। फिर इस वस्तु में जो एक समय में परिवर्तन आया है, समय में जो निश्चित समय में एक परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, हम उसे परिवर्तन की संज्ञा देंगे। फिर है भिन्नता या बदलाव। किसी भी वस्तु में एक निश्चित समय में जो भिन्नता या बदलाव देखने को मिला, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। अब आगे देखिए, 2 समयों के मध्य में किसी वस्तु में होने वाली भिन्नता। हम 2 समय की बात करते हैं। एक पूर्व का समय, मान लो हम 50 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो 50 वर्ष पहले जो समय था उसमें कोई भी वस्तु में कैसी वो वस्तु दिखती थी, और आज की हम बात करते हैं। 2 भिन्न समय की बात हो गई, एक पहले की बात और एक आज की बात। तो उन दोनों में जो बदलाव देखने को मिला, जो भिन्नता देखने को मिली है, वही क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब 2 समयों के मध्य में किसी वस्तु में होने वाली भिन्नता। इसी के संबंध में जो मैकाइबर एंड पेज है, उन्होंने ये कहा है कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। बिल्कुल सही बात है। समाज कैसा है? वो परिवर्तनशील भी है और गत्यात्मक का मतलब भी परिवर्तन ही होता है। अर्थात इन्होंने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन पर अधिक बल दिया। किस पे बल दिया है? सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन पर। ये मैकाइवर और पेज ऐसा मानते हैं कि जो सामाजिक संबंध है उनमें अगर बदलाव आ गया है, जो पहले संबंध जैसे थे आज वैसे नहीं है, उनमें परिवर्तन आया है, इसका मतलब समाज बदल गया है। तो समाज कैसा है? समाज परिवर्तनशील है, समाज
गत्यात्मकता लिए हुए है। इसीलिए ये ऐसा कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगले विचारक आते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस जो परिवर्तन की परिभाषा देते हैं वो प्रकार्यात्मक दृष्टि से देते हैं। देखिए कि सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक संगठनों को माना गया है। किसको माना है परिवर्तन का आधार? सामाजिक संगठन। सामाजिक जो ढांचा है, विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों में जो उनकी प्रक्रियाएं बदल रही है, वही सामाजिक परिवर्तन इन्होंने बताया है। तो सामाजिक संगठनों को इन्होंने महत्वपूर्ण आधार माना है और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये संरचना में भी परिवर्तन को महत्व देते हैं और प्रकार्यात्मक मतलब जो इकाइयां हैं समाज की, उनके कार्य बदल गए हैं, उनकी प्रक्रियाएं ही बदल गई है, तो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पक्ष को के रूप में स्पष्ट किया है। सामाजिक संरचना के अंग तथा समूह समिति, कौन कौन से अंग है सामाजिक संरचना के? देखिए, एक समूह होता है, समिति होती है, संस्था होती है। ये सारे के सारे किसी भी संरचना के, सामाजिक संरचना के अंग कौन कौन से हैं? समूह हो गया, समिति हो गया और कोई संस्था हो गई। ये सब, इनके सबके क्या है? अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, इनके सभी के प्रकार ये अलग अलग होते हैं और इन कार्यों में परिवर्तन होता रहता है, जिन्हें क्या कहा गया है? ये जो प्रकार बदल गए हैं, इन्हें सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा कौन देते हैं? किंग्सले डेविस साहब कहते हैं। तो एक सीधी सी बात है कि जो समाज की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, महत्वपूर्ण संरचना में योग देने वाले घटक हैं, अगर उनके कार्य बदल जाते हैं, उनकी संरचना बदल जाती है, तो क्या हो जाता है? सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टि से किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। इसके बाद हम आ जाते हैं विशेषताओं पे। तो सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता होगी कि ये जो परिवर्तन होता है वो अवश्यंभावी और अनिवार्य होता है, स्वाभाविक होता है, आवश्यक होता है। इसको हम बदल नहीं सकते हैं, परिवर्तन तो होना ही है। प्रकृति का एक शाश्वत नियम होता है परिवर्तन। हम कहीं भी चले जाएं, परिवर्तन होगा। चाहे एक व्यक्ति की दृष्टि से देखें, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति में परिवर्तन आता है, तो समाज की दृष्टि से देखें तो सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है। जो समाज की संस्थाएं हैं, समितियां हैं, जो समाज का संगठन है, सब कुछ में परिवर्तन आता रहता है और निरंतर परिवर्तन आता है। कहीं पर परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आता है और कहीं पर परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन आता है। और एक निश्चित समय के बाद में जब हम उसको भिन्नता को देखते हैं, दोनों समयों की भिन्नता को देखते हैं, तो हमें ये स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो परिवर्तन कैसा हो गया? अवश्यंभावी भी हो गया और साथ ही साथ स्वाभाविक भी है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, नेचुरल है ये। दूसरा है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया। जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक होती है, अर्थात ये पूरे के पूरे विश्व में पाई जाती है, सत्य होती है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन तो होगा ही होगा। व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके बाद में वो बड़ा भी होता है, युवावस्था में पहुंचता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर वृद्ध अवस्था में आता है और अंत में उसकी मृत्यु होती है। तो एक जीवन चक्र जिस तरह से चलता रहता है, वैसे ही समाज में परिवर्तन भी लगातार होता रहता है। कई बार परिवर्तन तीव्र गति से होता है और कई बार परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो परिवर्तन कैसा हो गया? सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई। और परिवर्तन में क्या होता है? पूर्वानुमान असंभव है। परिवर्तन का हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। कुछ जगह तो हम परिवर्तन जानबूझ करके कुछ ऐसी परिस्थितियां हम बना देते हैं जिससे परिवर्तन देखने को मिलता है और वो परिवर्तन तीव्र गति से होता है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के उनको तैयार नहीं कर सकते हैं, कोई परिस्थिति हम दे नहीं सकते हैं, बल्कि वो अपने आप ही होता चला जाता है और हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि किस दिशा में परिवर्तन जाने वाला है। तो ये पूर्वानुमान असंभव होता है। हम इसकी पूर्व में कोई धारणा नहीं बना सकते हैं कि परिवर्तन अच्छा होगा या बुरा होगा या कैसा होगा।
जो प्रकृति होती है वो सामाजिक होती है। किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो समाज में घटित होता है, समाज से बाहर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक मनुष्य है वो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में रह करके ही मनुष्य का विकास होता है। तो सभी मनुष्य समाज से जुड़े हुए हैं, हर मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। तो जो परिवर्तन आ रहा है वो मनुष्य की वजह से ही आ रहा है समाज में। तो इस परिवर्तन का जो तथ्य है वो एक सामाजिक तथ्य है, समाज से अलग हम इसको करके नहीं देख सकते हैं। समाज से जुड़ा हुआ परिवर्तन है, तो परिवर्तन कैसा हुआ? सामाजिक है। साथ ही साथ परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है एक जटिल तथ्य है। परिवर्तन अपने आप में जटिल है। परिवर्तन को हम पूर्व में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। किसी पैमाने के आधार पर हम सभी प्रकार के परिवर्तनों को माप नहीं सकते हैं, पूर्व में भी नहीं माप सकते हैं। और परिवर्तन हो जाता है जब हमें वो दिखाई तो देता है, लेकिन हम उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं कि परिवर्तन किस तरह से हो चुका है। पर परिवर्तन कैसा होता है? एक जटिल तथ्य होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। किसी एक फैक्टर की वजह से परिवर्तन तीव्र गति से नहीं हो सकता है, बल्कि सभी प्रकार की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। और अगली बात है कि गति असमान होती है तथा तुलनात्मक होती है। किसी भी प्रकार के समाज में जो परिवर्तन होता है उसकी गति कैसे होगी? वो असमान होगी। हर प्रकार के समाज में परिवर्तन की दिशा अलग अलग होगी। कहीं पर किसी समाज में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आएगा, लेकिन किसी समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। हम उदाहरण देखते हैं कि जो आदिम समाज जहाँ पर है या परंपरागत समाजों की व्यवस्था जहाँ पर रही है, वहाँ पर परिवर्तन की जो गति होती है वो धीमी होती है। परंपरागत समाजों में गति कैसी होती है? धीमी। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो आधुनिक समाज होंगे, आधुनिक समाजों में परिवर्तन की गति कैसे होगी? बहुत तीव्र होगी। तीव्र परिवर्तन आएंगे आधुनिक समाजों में। ऐसा क्यों होगा कि आधुनिक समाजों में तीव्र परिवर्तन आएंगे? क्योंकि जो आधुनिक समाज है उन पर बहुत सारे ऐसे घटक होंगे जो प्रभाव डालेंगे। तकनीकी के क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है वो भी अपने आप में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा यातायात के साधन है, दूरसंचार के साधन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तन को प्रभावित करती है और परिवर्तन की गति को कैसे कर देती है? तीव्र कर देती है। जबकि जो परंपरागत समाज थे उनमें इन सब चीजों का अभाव था, इसीलिए जो परंपरागत समाज है, रूढ़िवादी समाज है या आदिम समाज है, उनमें परिवर्तन धीमी गति से होंगे। इसी तरह से जो विकासशील राष्ट्र है, जैसे हमारा भारत एक विकासशील राष्ट्र है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, ये सब जो देश है ये सबके सब विकासशील है। और इन विकासशील देशों का जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? धीमी गति से होगा। इसके विपरीत जो विकसित राष्ट्र है, जैसे यूरोपीय देश है, तो उनका जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? वो बहुत तीव्र गति से होगा, वहां पे परिवर्तन जल्दी आएगा। अगली बात करते हैं हम कि परिवर्तन के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रतिमान हो सकते हैं या कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले रेखीय परिवर्तन। देखिए क्या होता है रेखीय परिवर्तन? रेखीय परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित दिशा में हो रहा है, सीधी दिशा में हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है, तो इसकी दिशा हमें पता होती है और हम इसको आसानी से माप सकते हैं। हम पूर्व वाला परिवर्तन देख करके वर्तमान परिवर्तन को हम तुलना कर सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन आया है और किस तरह से ये पहले क्या था, वर्तमान में क्या आया है। परिवर्तन की गति बहुत फास्ट, तेज भी हो सकती है और परिवर्तन की गति धीमी भी हो सकती है, लेकिन परिवर्तन कैसा होता है? एक सीधी रेखा में परिवर्तन आता है। हम इसमें किसकी बात कर सकते हैं? एक ही दिशा में होने वाला ये निरंतर परिवर्तन है। हम जैसे कहते हैं कि कोई आविष्कार हो गया है, जैसे मान लो
हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, वाष्प के इंजन का आविष्कार हुआ। तो ये क्या है, इनकी वजह से समाज में एक क्रांति आ गई और अचानक से बदलाव आ गया, औद्योगिकरण आ गया। तो ये परिवर्तन जो थे, आविष्कार होना या किसी प्रकार की कोई नवीन खोज का आ जाना, तो नवीन खोज भी अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन होगा। आविष्कार, नवीन खोज या कोई अनुसंधान होना, तो ये समाज में बदलाव के लिए ही किए गए प्रयास होते हैं, जो समाज को एक सही दिशा देते हैं। और इनकी जो परिवर्तन की गति होती है वो एक सीधी रेखा में निरंतर रूप से चलती रहती है। और इसमें जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि सबसे पहले हमारे जो टेलीविजन था वो कैसा था, ब्लैक एंड व्हाइट। एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हम घर में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद में धीरे धीरे कौन सा टीवी आया, रंगीन टीवी आया। ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन टीवी आ गया। रंगीन टीवी के बाद में क्या आ गया, एलसीडी आई। और एलसीडी के बाद में अब क्या आ गया है, एलईडी आ गया है। तो इस तरह से जो परिवर्तन आ रहा है वो हम इनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम यातायात की भी बात कर सकते हैं। यातायात में परिवर्तन कैसे आया, मान लो सबसे पहले क्या था, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी के बाद में इसमें थोड़ा सा सुधार आया। सुधार के बाद में कोई साइकिल आई। सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था। बैलगाड़ी से भी पहले क्या आया था, पहिया आया था। और पहिए के बाद बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी के बाद में क्या आई, साइकिल आई। और साइकिल के बाद में लगातार क्या चल रहा है, अन्य जो साधन है, स्कूटर आए, ट्रक आए, बस आए, सब कुछ। और आज हम देखते हैं यातायात में अत्यधिक परिवर्तन आया है और एक क्रांति सी आ गई है। और विभिन्न प्रकार के हमारे जो समाज में देखने को मिलते हैं साधन यातायात के। ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, विभिन्न प्रकार के हैं। तो ये क्या है, एक परिवर्तन ही है। और परिवर्तन कैसा था, एक दिशा में। कहाँ से शुरू हुआ था, पहिए से शुरू हुआ था और कहाँ पे आ गया है, आज वर्तमान की स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, ऐसा परिवर्तन कहलाएगा रेखीय परिवर्तन। उदाहरण यही आ जाता है कि रेखीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है और इसका कोई उदाहरण दीजिए। तो आपको इस तरह से उदाहरण दे देना है और दिखाना है कि निरंतर एक दिशा में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय परिवर्तन। अगला देखते हैं हम, तरंगीय परिवर्तन होता है। जैसा कि हम इसके नाम से देख सकते हैं, एक तरंग की तरह जो तरंग होती है वो कैसी होती है, पानी में एक तरंग चल रही है तो वो कैसे होगी, कभी धीरे ऊपर नीचे चलती जाएगी। तो तरंगीय परिवर्तन का मतलब होता है एक तरंग की तरह, कभी वो ऊपर जाती है, कभी वो नीचे जाती है। उतार और चढ़ाव उसमें चलता ही रहता है, लेकिन स्थिरता नहीं रहती है। तो हम उसको क्या कहेंगे, तरंगीय परिवर्तन। इसमें देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं लगातार। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि होना, जनसंख्या में कमी होना। किसी भी राष्ट्र की अगर जनसंख्या अचानक से बढ़ जाती है तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ ऊपर चला गया। और अगर जनसंख्या में कमी आती है तो कमी आते ही जनसंख्या का ग्राफ कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो यहाँ तक तो ऊपर आया था और फिर ऊपर से वापस नीचे चला गया और नीचे से फिर वापस से ऊपर और ऊपर से फिर नीचे। इस तरह से लगातार जनसंख्या में वृद्धि होना, कमी होना, ये तरंगीय परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है। अगला है विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाओं में भी लाभ हानि होना। शेयर मार्केट है, कभी वो ऊपर चला जाता है, कभी वो नीचे आ जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होगी तो वो भी किस में आएगी, तरंगीय परिवर्तन में आएगी। अगला है व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के जो व्यापार होते हैं उसमें भी नफा नुकसान, लाभ हानि का चलता ही रहता है। तो हम व्यापारिक क्षेत्र को भी तरंगीय परिवर्तन का एक उदाहरण मान सकते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है, तरंगीय परिवर्तन, इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। हमें पता नहीं होता है कि परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत व्यापक परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी इसमें बहुत ज्यादा चढ़ाव आ जाता है, कभी हल्का सा झुकाव आ जाता है, नीचे जाता है। कभी ये बहुत कम उठता है और कभी बहुत कम गिरता है। तो इसमें निश्चितता ना होकर के अनिश्चित दिशा में चलने वाला परिवर्तन होता है। तो इसे क्या कहेंगे, तरंगीय परिवर्तन। जो अगला परिवर्तन आता है
तो वो है चक्रीय परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, देखिए तृतीय प्रतिमान है ये चक्रीय परिवर्तन। तो परिवर्तन में क्या होता है, जहां से शुरू होता है आकर के वहीं पर ये समाप्त हो जाता है। जहां शुरू हुआ था परिवर्तन, जहां से कार्य करना शुरू किया, वहीं से वापस हम आ गए। एक सर्किल की तरह, एक चक्र की तरह होता है। जैसे हमारा जीवन बचपन में हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में हम जीते गए बुढ़ा युवा हुए, वृद्ध हुए और अंत में मृत्यु हो गई। तो परिवर्तन हो गया। ये एक तरह से जीवन को लेकर के जीवन चक्र को भी हम कह सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन है, चक्रीय परिवर्तन। फिर पुनर्जन्म होता है तो फिर हम वापस से एक जीवन लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वैसे ही ऋतु चक्र होता है, सर्दी गर्मी बरसात, फिर वापस से सर्दी गर्मी बरसात। तो तीनों ऋतुएं चलती ही रहती हैं। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया हमारा, चक्रीय परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं। फिर अगला आता है फैशन। फैशन क्या होगा, फैशन में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी फैशन जो होता है, फैशन से तात्पर्य है कि जो हम चलन में करते हैं, चलन में जो चीज होती है हम उसको फैशन मानते हैं। जो कपड़ा इस समय चलन में है हमने वो फैशन मान लिया, जो हेयर स्टाइल इस समय चलन में है वो हमने फैशन मान लिया। तो फैशन का मतलब होता है जीवन जीने का ढंग जो है हमारा, वही हमारी फैशन होती है। और इसमें भी यही होता है कि जो चीज आज चलन में है थोड़े समय बाद वो चली जाएगी और उसमें कुछ नया रूप आ जाएगा। फिर थोड़े समय बाद में उससे भी कुछ नया आएगा, अंत में वापस से जो चीज आज चल रही थी वही थोड़े समय बाद लौट करके आएगी। तो फैशन हमेशा एक चक्र के रूप में होता है जो निरंतर क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, लौट करके आ जाता है। इसी तरह से कुछ विचारक जो है वो सभ्यताओं को, संस्कृति को भी ऐसा मानते हैं कि ये चक्रीय परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है, सभ्यता और संस्कृति। और कुछ कहते हैं कि ये इसका उदाहरण नहीं है, इसमें मतभेद है। तो चक्रीय परिवर्तन का उदाहरण इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, इसमें विचारकों में मतभेद पाया जाता है। अगला हम कारण और परिणाम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन समाज में हो जाता है। तो इसमें पहला जो कारक है वो है प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक। जो प्राकृतिक और भौगोलिक कारक है इसमें हम किन्हें शामिल करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, विभिन्न प्रकार की, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, भौगोलिक कारक, कहीं पर बहुत ज्यादा हिमपात हो गया या कहीं पर बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो गई, तो इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है या भौगोलिक कोई कारक होते हैं, कहीं भूखमरी आ गई, कहीं कोई महामारी फैल गई, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक कारक, जिसमें हम कह सकते हैं महामारी, प्राकृतिक भूकंप और बीमारी हो गई। इसी तरह से अभी कोरोना का टाइम आया था, वो सुनामी, इस तरह की किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसकी वजह से भी परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो एक कारण परिवर्तन का ये हो सकता है। कैसे होता है कि जो जनता है वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे पलायन करने चली जाती है, तो जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी, जबकि जहां वो जा रहे हैं वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही साथ जब व्यक्ति कहीं और चले जाते हैं, सारे के सारे लोग अन्य किसी स्थान पे जाकर के निवास करने लग जाते हैं, तो फिर उनकी नातेदारी वहीं पे बनने लगती है, वो लोगों से मिलते हैं, वहीं अंतःक्रिया शुरू होती है, वहीं लोग आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहीं पर उनके एक रिश्ते नाते सब कुछ बन जाते हैं, व्यक्ति वहीं पे पूरी तरह से सेट हो जाता है। तो वहाँ का जो समाज है वो बदल जाता है, कुछ वो लोग वहाँ से ग्रहण करते हैं और कुछ अपनी जो संस्कृति है वो उसको दूसरों को सिखाते हैं। तो इस तरह से उनका समाजीकरण होता रहता है। तो ये है आपका प्राकृतिक भौगोलिक कारक। दूसरा आता है जनसंख्यात्मक कारक। जब प्राकृतिक भौगोलिक कारक कहीं पर घटित होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसकी वजह से जनता क्या है, दूसरी जगह जाके निवास करने लग जाती है, तो जनसंख्यात्मक कारक बन जाता है कि जहां पर लोग जाकर के रहते हैं वहां की जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, या फिर कहीं जन्म दर क्या हो जाए, अचानक से बढ़ जाए और मृत्यु दर
कम हो जाए तो क्या होगा, वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या होगा, वहाँ बदलाव आएंगे, वहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं हो जाएगी। किसी भी देश की अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, मान लो ये जन्म दर अधिक हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए, तो क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या होगा, समाज में क्या होगा, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है वो संसाधन ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाएंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। सामाजिक संतुलन होगा या जनसंख्यात्मक संतुलन होगा, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन आएगा। तो ये क्या होगा, एक जनसंख्यात्मक कारक है जिसकी वजह से समाज बदल जाता है और गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो जाती है, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारियां आ जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती है, कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है जब जनसंख्या में वृद्धि होती है और हमारा जो देश है वो लगातार पिछड़ता चला जाता है। तो देश के प्रोग्रेस के लिए एक जनसंख्या का भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगला कारक आ जाता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में जो हमारी संस्कृति है वो दो प्रकार की मानी गई है, एक तो भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति, दूसरी कौन सी है, अभौतिक। जो भौतिक संस्कृति है किसको कहेंगे, देखिए भौतिक संस्कृति वो होती है जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से। तो इसमें कौन कौन से आ गए, मान लो हमारे पास कोई संसाधन है, पंखा हुआ, कूलर, टीवी, फ्रिज, कार, घर, ये सब क्या हो गए, हमारा मकान है, ये सब हमारा क्या है, भौतिक संस्कृति के भाग है ये। दूसरी तरफ है अभौतिक संस्कृति। हम अभौतिक संस्कृति में किसको लेंगे, किसी भी प्रकार के जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, धारणाएं हैं, संस्थाएं हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अभौतिक संस्कृति। तो देखिए इसमें हमारे मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां आदि, ये सब आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, अभौतिक संस्कृति। तो हम देखते हैं कि जो भौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन कैसे होगा, बहुत तीव्र गति से होता है। जैसा कि हमने अभी उदाहरण लिया था टेलीविजन का, कि जो ब्लैक एंड व्हाइट था उससे कैसा कलर टीवी आ गया, फिर एलसीडी और एलईडी आ गई, तो ये परिवर्तन जल्दी से हो गया है। और जो भौतिक वस्तुएं होती है, इसी तरह से हम पंखे की बात करते हैं, पंखा जो पहले कैसा चलता था अभी कैसा है, फिर एसी में बदलाव आया, तो इस तरह की चीजें लगातार बदलती हुई हम देख सकते हैं। यातायात के साधनों में हम बदलाव देख सकते हैं, तकनीकी क्षेत्र में हम बदलाव देख सकते हैं। तो ये सारे बदलाव किस पे आएंगे, भौतिक संस्कृति में। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की। तो जो अभौतिक संस्कृति है, जो हमारे मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज है, वो धीरे धीरे बदलते हैं, उनको हम जल्दी से चेंज मान करके स्वीकार नहीं कर सकते, समाज उसको स्वीकृति नहीं देता है बदले हुए मूल्यों को अपनाने की। तो हमारे मूल्य, हमारी धरोहर होती है, उसमें बदलाव बहुत ही धीमी गति से आता है। तो हम ये देखते हैं कि जब भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदल रही है, अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे बदल रही है, तो इन दोनों में क्या हो गया, पिछड़न हो गई। जो अभौतिक है वो तो पीछे रह गई बदलाव के क्षेत्र में, और जो भौतिक संस्कृति है वो आगे आ गई। तो इन दोनों में क्या हो गया, एक गैप पैदा हो गया एक। तो इसको क्या कहेंगे, जब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दौड़ लगाती है तो आगे कौन निकल रही है, भौतिक। भौतिक संस्कृति बदलाव तीव्र गति से आ रहा है, अभौतिक संस्कृति में
धीरे धीरे आ रहा है। तो ये पीछे रह गई और ये कहाँ चली गई, आगे चली गई, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये कहलाएगा सांस्कृतिक विलंबन। क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक विलंबन। कल्चरल लैग कहलाएगा ये। और कल्चरल लैग की जो अवधारणा देने वाले थे वो कौन थे, ओकबर्न। ओकबर्न की अवधारणा है ये भी नोट कर लीजिए, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ओकबर्न एंड निमकोफ। कल्चरल लैग या फिर सांस्कृतिक पिछड़न, सांस्कृतिक विलंबन भी इसको हम कह सकते हैं। किसने दी है ये अवधारणा, ये दी है ओकबर्न और निमकोफ के द्वारा ये अवधारणा दी गई है, सांस्कृतिक पिछड़न की अवधारणा, जिसमें क्या होता है, भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदल जाती है जबकि अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो इनका जो अंतर आ जाता है इसको हम सांस्कृतिक पिछड़न कहते हैं। अगला कारक जो है परिवर्तन का वो क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक या आर्थिक निर्धारणवादी विचारक हम किसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसमें क्या कहा है, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं कार्ल मार्क्स किसको, आर्थिक कारक को। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में कहीं भी अगर परिवर्तन आता है तो उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है आर्थिक कारण। अगर आर्थिक क्षेत्र में कोई समाज बहुत उन्नति करता है तो वहां परिवर्तन कैसा होगा, तीव्र गति से होगा और वो विकसित समाज बन जाएगा। और अगर किसी समाज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो वहां परिवर्तन भी धीमी गति से होगा, और परिवर्तन धीमी गति से होगा तो समाज भी कैसा होगा, पिछड़ा हुआ समाज होगा। तो आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। नोट कर लीजिए इसको। आर्थिक निर्धारणवादी, तो कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का कारक अगर किसी को मानते हैं तो वो मानते हैं आर्थिक कारक को, कि आर्थिक क्षेत्र में अगर बदलाव आता है तो समाज में भी परिवर्तन तीव्र गति से होता है। कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स। अगले जो कारक है इसमें वो है प्रौद्योगिकीय कारक। प्रौद्योगिकीय कारक से तात्पर्य किसी भी प्रकार के उपकरण या मशीनों का हम कितना उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे परिवर्तन को निर्धारित करता है। अगर हमारे देश में, हमारे समाज में हम विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे हम कपड़े धोने की मशीन का उपयोग करते हैं, सफाई की मशीन का उपयोग करते हैं, तो खाना बनाने की मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मशीनों से हो रहा है काम। इसी तरह से कपड़ा बनता है कहीं पर, या विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कोई मशीनें काम में आ रही है, तो वो सारी की सारी मशीनें, सारी की सारी प्रौद्योगिकीय कारक कहलाती है। तो प्रौद्योगिकी कार्य जहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ मशीनीकरण ज्यादा होगा, मशीनों का उपयोग कहीं पर ज्यादा होगा, तो वो समाज कैसा होगा, वो समाज परिवर्तित समाज होगा, आधुनिक समाज होगा। इसी के विपरीत अगर हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कम करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं, तो वो समाज भी कैसा होगा, पिछड़ा हुआ समाज होगा। अगला कारक देखिए, आगे आता है सामाजिक नियंत्रण। हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी हमने पूरा का पूरा सामाजिक परिवर्तन पढ़ लिया है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कारक पढ़ लिए हैं। अब अगला जो बिंदु हमारा आ रहा है वो आ रहा है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ सोशल कंट्रोल। सबसे पहले E.A. रोस एक विचारक है जिन्होंने 1901 में एक किताब लिखी थी सोशल कंट्रोल, और सामाजिक नियंत्रण की बात इन्होंने की है कि नियंत्रण क्या होता है और सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो अनियमितताएं पाई जाती है हमारे समाज में, उन अनियमितताओं को रोकने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सामाजिक नियंत्रण। तो विपक्षगामी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए समाज जो व्यवस्था करता है और फिर उसको जो लागू करता है वो कहलाता है सामाजिक
नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण में हम बात करते हैं सबसे पहले कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसरण हेतु समाज के सदस्यों को बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। समाज में कुछ नियम, कुछ मानदंड, कुछ पैमाने बना दिए गए हैं और वो स्वीकृत है, समाज उनको मान्यता दे चुका है, तो समाज के कुछ नियम है, स्वीकृत नियम, और उन स्वीकृत नियमों को ही पालन करवाने के लिए समाज क्या करता है, कुछ नियम बना देता है और लोग उन नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो कहलाता है सामाजिक नियंत्रण। समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसरण में समाज के जो सदस्य होते हैं उनको बाध्य किया जाता है। बाध्य कैसे करेंगे, कोई दंड या कोई जुर्माना, इस तरह की कुछ व्यवस्था कर दी जाती है जिससे व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों की पालना करता है। इसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। प्रतिपादक कौन है इसके, किसने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी है? E.A. रॉस। कब दी थी? 1901 में। पुस्तक कौन सी है? सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है। इसके बाद में E.A. रॉस ने एक परिभाषा भी दी है सामाजिक नियंत्रण की। क्या कहते हैं, देखिए, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है। समुदाय क्या करता है, अपने सदस्यों को समाज के अनुरूप, अपने अनुरूप से तात्पर्य है समाज के अनुरूप अपने सदस्यों को बना लेता है। इस तरह से डिसिप्लिन कायम करता है समाज, जिससे क्या होता है कि सारी की सारी जो समाज की जो शक्तियां होती है वो व्यक्तियों को क्या करती है, समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास करती रहती है। ऐसा कौन कहते हैं? E.A. रॉस कहते हैं। इसके बाद है P.H. लैंडिस। इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। लैंडिस साहब ये कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है तथा बनाए रखी जाती है। इन्होंने ये बात कही है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। इन्होंने एक तो बताया है कि एक प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है, इसलिए इसको क्या कह दिया कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है और ये क्या करती है, सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करती है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और क्या काम करती है, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करती है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है लगातार। तो तब क्या होगा, समाज में क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। कहाँ पर बना रहेगा? समाज में। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था को कायम करना पड़ता है और उन व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ मानदंड तय करने पड़ते हैं और लोगों से उनको मनवाना पड़ता है। तो यही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी विशेषताओं पे। इसमें देखिए, पहली विशेषता सामाजिक नियमों प्रतिमानों से अनुकूलन। जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो समाज में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों से अनुकूलन करवाना, मतलब लोगों को परिचित करवाना और उनके अनुसार ढाल देना लोगों को। सभी जो समाज के लोग हैं सारे के सारे उन नियमों के अनुसार अपने आप को बना लेते हैं और वो ये मानते हैं कि ये नियम तो हमारे लिए ही है, हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा, इनका अनुपालन करना पड़ेगा। तो नियमों के प्रति अनुकूलन करने की व्यवस्था समाज करता है। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक संबंधों में एकरूपता एवं स्थिरता लाना। सामाजिक संबंधों में क्या लाता है ये नियंत्रण जो है, सामाजिक नियंत्रण, वो एक तो एकरूपता लाता है, जितने भी हमारे संबंध है वो एक जैसे होंगे और साथ ही साथ स्थिरता लाना, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे के सारे जो सामाजिक लोग होंगे उनमें जो संबंध होंगे उन संबंधों में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, एकरूपता लाई जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा, स्थिरता लाई जाएगी। संबंध किसी से खराब नहीं किए जाएंगे बल्कि उनमें क्या होगा, संबंधों में स्थिरता होगी। अगला है समाज में संघर्ष व तनाव को कम और सहयोग को बढ़ावा देना। जो समाज में संघर्ष होगा विभिन्न प्रकार का, उस संघर्ष को भी कम किया जाएगा और जो तनाव की स्थिति होगी उसको भी कम किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्नति को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके माध्यम से? सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। अगला है विपक्षगामी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण किया जाएगा। जो भी विपक्षगामी प्रवृत्तियां होगी, विपक्षगामी प्रवृत्तियों से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध होगा, कोई हिंसा होगी, कोई भी
पर ऐसी लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके बदले में उसको कंट्रोल किया जाएगा और वहां पर शांति की स्थापना की जाएगी। तो विपक्षगामी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण किया जाएगा, किसके माध्यम से? सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। अगला है दंड व पुरस्कार, दो विधियों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सामाजिक नियंत्रण की वजह से उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसकी प्रशंसा होगी। और अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो बदले में उस पे दंड या हर्जाना, जुर्माना लगा दिया जाएगा और उसको जेल जैसे नियमों की व्यवस्था की गई है। तो समाज में एक मैसेज जाएगा लोगों के पास में कि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसकी सजा हमें गलत तरीके से मिलेगी, हम अच्छा करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह से समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी, सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और समाज में सौहार्द भाईचारा बना रहेगा। इस तरह से सामाजिक नियंत्रण कार्य करेगा। अगला है, इसमें देखिए 3 स्तर इसके बताए गए हैं। जो सामाजिक नियंत्रण है वो 3 स्तरों पर होता है। कौन कौन से 3 स्तर है? तो पहला स्तर है समूह का समूह पर नियंत्रण। कैसे? कि मान लो एक समाज है ये, तो ये जो समाज है वो अन्य समाज के जो अन्य लोगों से मिलते हैं वो क्या करते हैं, आपस में नियंत्रण करके चलते हैं। ये भी नियमों का पालन करेंगे, ये भी नियमों का पालन करेंगे। कोई भी ग्रुप हुआ समाज का तो आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और नियमों के लिए उनको अवगत कराते रहेंगे। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो जो अन्य समूह है वो उसकी आलोचना करेगा। तो इस तरह से एक समूह दूसरे समूह पर कंट्रोल करके रखेगा। जो गुटों वाली बात है कि एक गुट दूसरे गुट का पूरा ध्यान रखेगा और समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। दूसरा है समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण। कोई एक समूह ऐसा होता है सर्वे सर्वा, जैसे ये समूह है और ये समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जो समूह है वो सारा का सारा क्या करेगा, लोगों पर नियंत्रण रखेगा। सारे लोगों पर समूह द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने नियमों के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है, सभी अपने नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। ऐसा काम कौन करवाएगा? पूरा का पूरा जो समूह है वो इसके लिए उत्तरदायी रहेगा। मान लो हम पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, पुलिस व्यवस्था का एक समूह है, वो क्या काम करेगा? जनता से, हर एक व्यक्ति से कार्य करवाएगा, समाज में एक संतुलन बनाएगा। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो पुलिस उसको फॉलो करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है या किसी को मारता पीटता है तो उसके खिलाफ क्या होगा? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कौन करेगा? ये हमारी जो न्यायपालिका है या हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है या हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उसके द्वारा ये सारे कार्य किए जाएंगे। अगला है व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो अन्य व्यक्ति उसको मना कर देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और ये व्यक्ति अगर गलत कार्य करेगा तो ये व्यक्ति भी इसको कह सकता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो हम किसी अन्य जो हमारे आसपास के लोग होते हैं तो हम उनसे भी ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलत कार्य किया तो वो लोग हमारी आलोचना करेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे भी क्या करता है? नियंत्रण लगा सकता है। तो ये हमारे 3 पक्ष है सामाजिक नियंत्रण के, जिसमें सबसे पहले समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, फिर है व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण होता है। आगे देखिए नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से आते हैं। अब हम देखते हैं नियंत्रण के प्रकार। पहला है चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। C.H. कूले इसके प्रतिपादक है। इन्होंने जो नियंत्रण का प्रकार बताया है वो है चेतन और अचेतन। ये क्या होता है? देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो कोई नियंत्रण हम जानबूझ के लगाते हैं उसे हम चेतन नियंत्रण कहते हैं। किसी भी व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमने कुछ समय के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे वो नियंत्रण बन गया। कहीं पर मेला लग रहा था और मेले को हमने व्यवस्थित करने के लिए जानबूझ के एक पुलिस फोर्स गठित कर दी, तो वो होगा चेतन नियंत्रण। कुछ अचेतन नियंत्रण होते हैं, वो हमें नहीं पता होता है लेकिन हम अपने आप ही उनको फॉलो करते जाते हैं। हम किसी समाज के सदस्य हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं उनको हमने इस तरह से अंतर्ग्रहित कर लिया, इस तरह से सीख लिया है उनको कि हम आंखें बंद करके भी उनको फॉलो करते जाते हैं। हमें नहीं पता लेकिन वो हमारी आदत बन चुकी है और हम उस समाज के अनुसार कार्य करते चले जाते हैं। तो वो होती है अचेतन सामाजिक नियंत्रण। हम सामाजिक नियमों को कहीं भी
तोड़ते नहीं हैं, सामाजिक नियमों के अनुसार ही चलते जाते हैं। तो चेतन में तो व्यक्ति जानबूझ के सामाजिक जो नियंत्रण है उसको बनाए रखता है, सामाजिक नियमों का पालन कैसे करता है, जानबूझ करके करता है और खुद के प्रयास से सामाजिक नियंत्रण में रहता है। जबकि जो अचेतन सामाजिक नियंत्रण है उसमें क्या होता है, व्यक्ति अचेतन अवस्था में बिना सोचे समझे ही सामाजिक नियमों को निभाता रहता है, उसके अनुसार चलता रहता है। जो दूसरी बात करता है वो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। कौन कहता है? कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम जो विचारक है वो क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार है। इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, कूले ने भी दो प्रकार बताए, चेतन अचेतन, और कार्ल मैनहीम ने भी दो प्रकार के बता दिए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। इसमें क्या कहा गया है, जो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है वो भी बिल्कुल चेतन के जैसा ही होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है उस व्यवस्था को हम कंट्रोल करके चलते हैं, उस व्यवस्था को हम फॉलो करते हैं। जैसी व्यवस्थाएं, जैसे नियम हमारे सामने आ गए हैं, हम उनके अनुसार हम चलते जाते हैं। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय के जो नियम होंगे, किसी विश्वविद्यालय में चले गए उसके जो नियम होंगे, या किसी कार्यालय में चले गए उसके जो नियम होंगे, हम उसके अनुसार उसको मानते चले जाते हैं, तो वो हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वो होता है जिसमें हम जानबूझ के नहीं मानते हैं, बल्कि वो हमें मनवा दिए जाते हैं। हम चल रहे हैं और हमें बताया कि आपको ऐसा करना है, हमने आदत बना ली और वो हम उसको फॉलो करते चले गए, तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण होते हैं वो। फिर तीसरा आता है हमारा सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। कौन है इसके प्रतिपादक? इसके हैं किम्बाल यंग। किम्बाल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण बताया है। इसमें क्या है कि सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण वो नियंत्रण होता है जिसमें हम समाज में जो भी क्रिया करते हैं उसके बदले में हमें कुछ पुरस्कार, कुछ उपाधि या प्रशंसा के रूप में फीडबैक दिया जाता है, तो हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छा कार्य और करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक नियम है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, फॉलो करने के साथ साथ कुछ हम एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं, अतिरिक्त प्रयास करते हैं और उसके बदले में समाज हमें पुरस्कृत करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। इसके विपरीत जो है नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण होगा, जिसमें क्या होगा कि अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं और उसके बदले में हमें दंड दिया जाता है, हर्जाना दिया जाता है या किसी प्रकार की जेल कर दी जाती है, तो वो नियंत्रण कैसा होगा? वो नकारात्मक नियंत्रण होगा। और ये सब होने से क्या होगा? समाज में बैलेंस बना रहेगा और जो हिंसा, लूटपाट जैसी घटनाएं होती है, मार धाड़, चोरी जैसी घटनाएं होती है, उन पर रोक लग जाती है। तो नकारात्मक नियंत्रण को रोकने के लिए सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण होना जरूरी है। अगला देखिए, अब हम प्रक्रियाओं की बात करते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है। नियंत्रण हमने पढ़ लिया है, सामाजिक नियंत्रण कंप्लीट हो चुका है। पहला हमारा सामाजिक परिवर्तन हो गया है और अब तीसरी जो बात करते हैं हम वो है सामाजिक प्रक्रियाओं की। तो हम तीन प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहली है सहयोग। सहयोग के बाद में हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा और इसके बाद में हम पढ़ेंगे संघर्ष कि ये क्या होती है। तो देखिए, कोई भी प्रकार का समाज हो, उस समाज में अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होगी, सहयोग ना हो, संघर्ष नहीं होगा या फिर विभिन्न प्रकार की जो है संघर्ष के साथ में प्रतिस्पर्धा भी है, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा? वो समाज, उस समाज में कोई अंतःक्रिया नहीं होगी, कोई संबंध नहीं बनेंगे और समाज की गतिशीलता कैसी होगी? रुक जाएगी, समाज गतिशील नहीं होगा। तो समाज में परिवर्तन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रियाएं जरूरी होती है, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया का मतलब होता है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जो अंतःक्रिया होती है, या फिर एक व्यक्ति की समूह से जो अंतःक्रिया होती है, या एक समूह की दूसरे समूह से जो अंतःक्रिया होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये दोनों दिशाओं में होती है, ये इधर से भी होती है, ये इधर से भी होती है। तो ये दोनों दिशाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति की व्यक्ति से होने वाली अंतःक्रिया, एक व्यक्ति की समूह से होने वाली अंतःक्रिया और एक समूह की समूह से होने वाली अंतःक्रिया। ये जो अंतःक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ये अंतःक्रिया ही आगे चल करके प्रक्रिया का रूप ले लेती है। इस अंतःक्रिया की वजह से सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती है तो एक संबंध बनता है लोगों में, और वो संबंध
क्या हो जाता है, वो सामाजिक प्रक्रियाओं में बदल जाता है और सामाजिक प्रक्रिया की वजह से ही समाज में गतिशीलता आ जाती है। मैकाइवर और पेज ने एक परिभाषा दी है, वो ये कहते हैं कि एक प्रक्रिया से तात्पर्य परिस्थिति में पहले से ही विद्यमान शक्तियों के कार्यरत होने से एक निश्चित तरीके से होने वाला निरंतर परिवर्तन है। एक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है कि कोई भी प्रकार की परिस्थिति जो पहले से विद्यमान है तो उसमें क्या होगा, उसकी शक्तियों में बदलाव होगा। जो भी शक्तियां कार्यरत है तो वो शक्तियां बदल जाएगी और क्या होगा, समाज में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं, मैकाइवर और पेज कहते हैं। अगली जो परिभाषा दी है वो है गिलिन और गिलिन। गिलिन ऐसा कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के तरीके से है, जिन्हें हम व्यक्ति व समूहों के मध्य संबंधों के समय देखते हैं। किसमें, व्यक्ति व समूह के मध्य संबंधों के समय देखते हैं अथवा जब प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। देखिए, गिलिन ये कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के तरीके, आपस में जो अंतःक्रिया होती है उसी की वजह से क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हो गई, अंतःक्रिया करने का एक तरीका हो गई। तो ये जो तरीके हैं ये किसमें होंगे, व्यक्ति समूह में होंगे, इनके मध्य संबंध बन जाएंगे, तो संबंधों के रूप में हम इनको देखते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि जब ये प्रचलित जीवन, जो हमारा जीवन है उसकी जो विधियां है उसमें परिवर्तन या व्यवधान भी पहुंचा सकते हैं। कुछ जैसे संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, उसकी वजह से क्या होगा, व्यवधान भी पहुंच सकता है। अगली है इसकी विशेषताएं देखिए। इसमें सामाजिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं में पहला आता है मानवीय अंतःक्रिया का परिणाम है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। मानवीय अंतःक्रिया का परिणाम, जो मनुष्य आपस में मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण होता है। सामाजिक प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है, अंतःक्रिया। पूर्व शर्त क्या है, अंतःक्रिया। जब अंतःक्रिया हो जाएगी लोगों के मध्य में तो क्या होगा, सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण होगा। और सामाजिक प्रक्रिया बन जाएगी तो क्या होगा, समाज को वो प्रभावित करेगी, लोगों को प्रभावित करेगी, संबंधों को प्रभावित करेगी। अगला है सामाजिक परिवर्तन से ये संबंधित होती है। बिल्कुल सही है कि जब सामाजिक प्रक्रियाएं होती है, अंतःक्रिया हुई, अंतःक्रिया से क्या हुई, सामाजिक प्रक्रिया हुई, और सामाजिक प्रक्रिया की वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा समाज परिवर्तित हो जाता है। जैसे संबंध होंगे वैसा ही समाज बन जाएगा। अगर संघर्ष होगा तो समाज में अव्यवस्थाएं प्रचलित हो जाएगी। अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो समाज जल्दी जल्दी बदलाव में आ जाएगा और समाज में उन्नति होगी। और सहयोग होगा तो समाज में शांति होगी। और हर समाज में ये सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इसमें निरंतरता का गुण होता है। कोई भी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया, वो लगातार होती है, वो रुक नहीं सकती है। हर समाज की प्रक्रियाएं चलती ही रहती है, इसलिए समाज भी निरंतर चलता रहता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। अगला है इसके घटने के आंतरिक व बाह्य कारण होते हैं। किसी भी प्रकार की जो सामाजिक प्रक्रिया होगी उसका घटना क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके कुछ आंतरिक और बाह्य कारण हो सकते हैं। समाज में कोई ना कोई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो प्रक्रिया घटित हो रही है। अगर सहयोग है तो सहयोग के घटने के पीछे क्या कारण होगा कि वहाँ समाज के लोग आपस में एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे सहयोग हो रहा है। अगर संघर्ष हो रहा है तो वहाँ के लोगों में क्या है, एक दूसरे को लेकर के घृणा है, इसलिए वहाँ पे संघर्ष, अशांति फैली हुई है। इसी तरह से अगर प्रतिस्पर्धा है, इसका मतलब लोग आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ पीछे लोगों में भावना है प्रतिस्पर्धा की, इसलिए समाज में बदलाव आ रहा है। तो हर एक सामाजिक प्रक्रिया के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई आंतरिक और बाह्य कारक होता ही है। फिर अगला है परस्पर संबंध व परस्पर निर्भर। सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है समाज में, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और आपस में
निर्भर भी होती है। हर एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया को निर्धारित करती है। संघर्ष के साथ सहयोग चलता है, सहयोग के साथ संघर्ष चलता है। कहीं पर कोई व्यक्ति किसी का सहयोग कर रहा है तो कहीं पर अन्य व्यक्ति के साथ में उसका संघर्ष चलता रहता है। इसी प्रकार से कोई किसी से प्रतिस्पर्धा रख सकता है, कोई किसी के साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रख सकता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन लोग बदलते जाते हैं। किसी से उसका संघर्ष चलता है, किसी से उसका सहयोग चलता है। तो इस तरह से परस्पर संबंध व परस्पर निर्भरता इनमें पाई जाती है। निश्चित क्रमबद्ध श्रेणियां पाई जाती है। किसी भी प्रकार की जो संघर्ष और सहयोग होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें निश्चित क्रम होगा। निश्चित क्रम में विभिन्न श्रेणियों में ये पाया जाता है। कहीं पे ज़्यादा संघर्ष होगा, कहीं पे कम संघर्ष होगा। किसी से घृणा ज़्यादा होगी और किसी से मनमुटाव ज़्यादा हो सकता है, किसी से कम। तो एक सीक्वेंस होगा, बराबर सबसे समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सभी से घृणा नहीं हो सकती है, सभी से प्रेम नहीं हो सकता है और सभी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो सकती है। इनमें सीक्वेंस या इनमें क्रमबद्धता, श्रेणीबद्धता पाई जाती है। प्रकृति सामाजिक होती है। ये जो प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि ये समाज में घटित होती है, तो इनकी प्रकृति भी कैसी होगी? सामाजिक होगी। अगर समाज में नहीं है तो संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा हो भी नहीं सकती है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी हुई? सामाजिक हुई। और अगली बात है, समाज के विभिन्न संस्थाओं के ढांचों व कार्यों पर निर्भर है। जो समाज की विभिन्न संस्थाएं होती है, कौन कौन सी संस्थाएं होगी समाज की? शिक्षण संस्थाएं हो सकती है, परिवार हो सकता है, विवाह हो सकता है, नातेदारी हो सकती है। तो ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं और इनके जो ढांचा है, पूरी की पूरी समाज की संरचना है, इनके कार्यों पर निर्भर करती है। जो प्रक्रियाएं हैं समाज की, ये सब इनके कार्यों पर निर्भर करती है। हमारी संस्था जैसे कार्य करेंगी, प्रक्रियाएं वैसे ही बनती जाएगी। हमारी संस्थाएं बहुत अच्छे से संचालित हो रही है, इनमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है, तो हमारा जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो भी कैसी होगी? वो भी बहुत अच्छी होगी, सहयोग वाली होगी। फिर अब हम आते हैं इसके प्रकार पर। प्रक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया, सहयोग होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और संघर्ष होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सहयोग। सहयोग क्या होता है? सहयोग का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को एक साथ मिलकर के करते हैं और भावनाएं कैसी रखते हैं? बहुत अच्छी भावनाओं के साथ में एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ जब कार्य करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम सहयोग कहेंगे। देखिए, सहयोग से तात्पर्य होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। इसमें लोग कितने होंगे? दो से अधिक होंगे, दो या दो से अधिक लोग होंगे। उद्देश्य क्या होगा उनका? सामान्य उद्देश्य होगा। और उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो उनके कार्य होंगे वो भी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो वहां हम ये कहेंगे कि ये क्या है? ये सहयोग है। लक्ष्य भी क्या होगा? सामान्य होगा। और व्यक्ति कौन होंगे? दो से अधिक होंगे। और कार्य कैसे करेंगे? साथ साथ में कार्य करेंगे। ये बातें जब होगी तो हम उसको सहयोग मान सकते हैं। आगे है ये इसकी विशेषताएं। देखिए, पहला, संघर्ष के विपरीत सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी संघर्ष होगा उसमें सहयोग नहीं हो सकता है, और सहयोग है तो संघर्ष नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो जहां पर सहयोग होगा वहां पर सभी लोग मिलकर के साथ साथ काम करेंगे, तो ये संघर्ष की विपरीत एक प्रक्रिया है। और समाज के सदस्यों सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास है। जो समाज के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? इसमें अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर के प्रयास करते हैं, तब जाकर के सहयोग बनता है। तो ये क्या हो गया कि जो सामान्य लक्ष्य है उनकी प्राप्ति का एक साथ किया गया प्रयास ही सहयोग कहलाएगा और समाज को संगठित रखता है। जो सहयोग है जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा समाज एक संगठन में, एक ढांचे में बना हुआ होता है। अगर सहयोग नहीं होगा तो हमारा जो समाज है वो बिखर जाएगा, समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सभी लोग अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाएंगे, जिससे समाज में असमानता, अराजकता की स्थिति व्याप्त हो जाएगी, समाज असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए सहयोग का होना बेहद जरूरी है सामाजिक व्यवस्था में। तो समाज को ये क्या करता है?
संगठित रखता है। अगली बात करते हैं कि सहयोग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सहयोग कैसी प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है, चलती रहती है पूरे समाज में। हर जगह से कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसको कहीं ना कहीं सहयोग मिलता रहता है। एक अकेला व्यक्ति हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है, उसको हर जगह कहीं ना कहीं किसी का सहयोग चाहिए भी होता है, उसको सहयोग करना भी पड़ता है, क्योंकि तभी तो उसको सहयोग मिलता है। जब वो खुद सहयोग करेगा तो सहयोग प्राप्त होगा, अगर खुद सहयोग नहीं करता है तो उसको भी सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गिव एंड टेक की प्रक्रिया है। जैसा हम देते हैं वैसा हमें प्राप्त होता रहता है। अगली बात है कि ये एक सामूहिक प्रयत्न है। एक व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, सहयोग के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो सब एक साथ मिलकर के वो कार्य करते हैं तो वो हमारा कार्य बिल्कुल सफल हो जाता है। तो ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, किसी एक व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया ये नहीं है। समाज के एकीकरण में वृद्धि होती है, इससे समाज में एकता और संगठन बना रहता है। जब सभी लोग मिल जाते हैं, मिलजुल करके रहते हैं तो समाज में क्या होता है? एकीकरण आता है, समाज एक होता है, एकता बढ़ती जाती है। और अगर लोगों में मतभेद शुरू हो जाए, एक दूसरे के प्रति आलोचनाएं शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? समाज में संघर्ष व्याप्त हो जाएगा और समाज में जो स्थिति है वो असंगठित हो जाएगी और समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये क्या है? एकीकरण की वृद्धि में सहायक एक प्रक्रिया है। सभी समाजों में ये व्याप्त होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में सहयोग ही सहयोग मिल रहा है। हर समाज में हम कहीं भी चले जाएं, जो भी समाज हम देखेंगे वहाँ पर सहयोग की प्रक्रिया भी हमें नजर आएगी। और प्रक्रियाएं भी होंगी लेकिन सहयोग भी साथ में रहेगा। इसलिए ये सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा अगला बिंदु है कि व्यक्तियों के एकीकरण की प्रक्रिया है। क्योंकि सहयोग क्या है? सहयोग एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। सारे व्यक्ति जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनमें एकीकरण, एकता की स्थिति आती है। उनमें आपस में एक दूसरे के जो मत है वो एक जैसे होते हैं, समान लक्ष्य होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करता है तो समाज में भी एकीकरण आता है और व्यक्तियों में भी एकीकरण आता है। तो ये प्रक्रिया कैसी हो गई? व्यक्तियों के एकीकरण की प्रक्रिया है ये। अब देखिए, सहयोग के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार का सहयोग होता है। तो मैकाइवर और जो पेज है उन्होंने 2 प्रकार का सहयोग बताया है। कौन कौन सा सहयोग बताया है? एक तो है प्रत्यक्ष सहयोग, एक होता है अप्रत्यक्ष सहयोग। जो हम जानबूझ के किसी व्यक्ति को सहयोग करते हैं, किसी संस्था को सहयोग करते हैं, उसका कार्य सफल बनाने के लिए जो हम समान रूप से प्रयास करते हैं वो कहलाएगा प्रत्यक्ष सहयोग। एक होगा अप्रत्यक्ष सहयोग, जो हमने जानबूझ के नहीं किया लेकिन हमारे किसी न किसी क्रियाविधि से वो कार्य कंप्लीट हुआ है या जाने अनजाने में वो कार्य हमने किया है, वो अप्रत्यक्ष सहयोग होगा। अगला है ग्रीन। 3 प्रकार के सहयोग की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। ऐसा कौन कहते हैं? ग्रीन। जो प्राथमिक सहयोग है वो प्राथमिक संबंधों से संबंधित है। प्राथमिक जो संबंध है उसमें कौन आएगा? हमारा परिवार, हमारा मित्र समूह और हमारे पड़ोसी। परिवार, मित्र समूह और पड़ोसी, ये सब लोग प्राथमिक समूहों में शामिल है। तो आपस में जो इनमें सहयोग होता है तो वो सहयोग कौन सा होता है? प्राथमिक सहयोग होता है। परिवार के सदस्य अपने सभी सदस्यों की सहायता करते हैं और उनके कार्यों को सफल बनाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी भी हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हर कार्य को सहयोग देते हैं। और साथ ही साथ हमारे मित्र, हमारे दोस्त, वो भी क्या करते हैं? हमें हमारे कार्यों में हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं, जिससे हम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से कर पाते हैं। तो ये भी प्राथमिक जो संबंध होते हैं जिनसे हमारे जो प्राथमिक समूह होता है वो क्या करता है? प्राथमिक सहयोग हमें उपलब्ध करवाता है। अब द्वितीयक सहयोग जो होता है वो क्या होता है? द्वितीयक सहयोग में द्वितीयक संबंध आते हैं। अब द्वितीयक संबंध किससे होंगे हमारे? देखिए, एक शिक्षक से हो सकते हैं, शिक्षण संस्था से हो सकते हैं, राजनीतिक दल से हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, आर्थिक दल, विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं, बाहरी समूह है या फिर कोई शिक्षक है या कोई शिक्षण संस्था है जहां हम जाते हैं, तो विभिन्न संस्थाएं हो सकती है। उनसे जो हमारे संबंध होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो द्वितीयक संबंध कहलाएंगे। और द्वितीयक
सहयोग होगा उनमें, और तृतीयक सहयोग जो होगा वो किस में होगा? समाज में सामंजस्य हेतु अवसरवादी। समाज में एक सामंजस्य बनाने के लिए विभिन्न अवसरों का ध्यान में रखते हुए हम जो सहयोग करते हैं। अचानक से ज़रूरत पड़ी समाज में, कहीं पर कुछ कोई घटना घटित हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और हम वहाँ खड़े थे, हमने तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जो घायल हुआ था, तो ये अवसरवादी सहयोग होगा और ये अचानक से समाज में आएगा और इससे समाज में सामंजस्यता बनी रहेगी। जब लोग ऐसी स्थिति देखते हैं तो अन्य लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे ही सहायता करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, ऑगबर्न और निमकोफ, इन्होंने 3 प्रकार के सहयोग की बात की है। देखिए, पहला सहयोग है सामान्य सहयोग। जो सामान्य सहयोग होता है वो सामान्य कार्यों में आपस में मिलना जुलना होता है। जैसे कोई हमने त्योहार मना लिया, होली मनाई, दीपावली मनाई, विभिन्न प्रकार के जो हमारे त्योहार होते हैं उनमें हम आपस में लोगों का सहयोग करते हैं, मिलते हैं और नृत्य करते हैं, व्यंजन बना के एक दूसरे को खिलाते हैं और विभिन्न प्रकार की गुड विशेस देते हैं। तो ये जो सामान्य सहयोग है ये क्या कहलाएगा? ये त्योहारों का, विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाना, ये सब है सामान्य सहयोग। दूसरा है मित्रवत सहयोग, जो हमारे दोस्तों के साथ में हम सहयोग करते हैं वो मित्रवत सहयोग होगा। जैसे दोस्तों के साथ हम घूमने निकल गए, देशाटन करना, तो क्या होगा? वो मित्रवत सहयोग होगा। इसी तरह से हमने एक भजन संध्या रख ली, सब मिल गए, मिल करके हमने भजन संध्या रखी, अपने खास खास दोस्तों को बुला लिया, तो वो भी हमारा क्या होगा? मित्रवत सहयोग। अंताक्षरी करना, अंताक्षरी करना भी क्या होगा? मित्रवत सहयोग होगा। और तीसरा जो आता है वो सहायता मूलक सहयोग आता है। सहायता मूलक सहयोग वो होता है जिसमें अचानक से कोई समस्या खड़ी हो गई और हमने वहाँ पे सहयोग कर दिया, किसी अवसर के आधार पर सहयोग करना। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, बाढ़ पीड़ितों के लिए, भूकंप आ गया, भूकंप पीड़ितों की हमने सहायता की, सुनामी आई वहाँ हमने लोगों की सहायता की, कोरोना आया वहाँ लोगों की सहायता की। तो इस तरह की जो स्थितियाँ आई और उसमें व्यक्ति ने जो अन्य व्यक्तियों की सहायता की, तो उसको हम किस में रखेंगे? सहायता मूलक स्थिति में रखेंगे। अब है, हमने सहयोग पढ़ लिया है, अगली जो प्रक्रिया आ रही है वो है प्रतिस्पर्धा, अर्थात कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन क्या होता है ये देखिए, इसको प्रतियोगिता भी कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा को। तो बोगार्ट साहब ने एक परिभाषा दी है, वो ये कहते हैं कि प्रतियोगिता किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के विवाद को कहते हैं जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है जिससे मांग की पूर्ति हो सके। किसी ऐसी वस्तु, मतलब वस्तु कितनी है? कम है। कोई भी वस्तु 1 है, 2 है या 5 है और इनको लेने वाले कौन है? हजारों लोग हैं, हजारों लोग। इस वस्तु को प्राप्त कितने लोग करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? कंपटीशन। ये क्या है? सरकारी नौकरी है। और ये लोग कौन है? ये बेरोजगार है, बेरोजगार लोग। अब इनमें आपस में क्या शुरू हो गई? ये हो गई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अर्थात कोई भी वस्तु जो एक निश्चित संख्या में है, निश्चित मात्रा में है और उसको प्राप्त करने वाले लोग बहुत सारे हैं, उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के विवाद को कहते हैं जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है जिससे उसकी मांग की पूर्ति हो सके। ऐसा कौन कहते हैं? बोगार्ट साहब कहते हैं। प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य होता है कि निश्चित संख्या होती है, मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन उसको लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो एक होड़ सी मच जाती है उस वस्तु को प्राप्त करने में, लेकिन वो सबको नहीं मिल पाती है। जो योग्य होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रयास करेगा, वो उसी को प्राप्त होती जाएगी। फिर है इसमें विशेषताएं। देखिए, इसमें 2 या अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रतिस्पर्धा होगी वो किसी एक अकेले व्यक्ति में नहीं हो सकती है, बल्कि प्रतिस्पर्धा के लिए 2 या 2 से अधिक बहुत सारे समूह मिलकर के ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। और तभी जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी भीड़ होगी, उतनी ही प्रतिस्पर्धा कठोर होती चली जाएगी, टफ कंपटीशन बनता चला जाएगा। फिर है निरंतरता।
जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है, लगातार चलती रहती है, वो खत्म नहीं होती है और लंबे समय के बाद में उसकी प्राप्ति हो पाती है। कोई भी जो व्यक्ति होता है प्रतिस्पर्धा के लिए, तो वो एक ही बार में प्राप्त नहीं कर लेता है। जैसे हम नौकरी की बात करते हैं, कोई जॉब है, सरकारी जॉब है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के एक व्यक्ति उसमें सेलेक्ट हो पाता है, उसको नौकरी मिल पाती है। तो प्रतिस्पर्धा में नियमितता का गुण होता है, निरंतरता का गुण होता है। सर्वव्यापी तत्व, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो सर्वव्यापी होती है, हर फील्ड में पाई जाती है, हर क्षेत्र में पाई जाती है, हर समाज में पाई जाती है। कहीं पर नौकरी को लेकर के होती है, कहीं पर किसी और चीज़ को लेकर के होती है, कहीं प्रोग्रेस उन्नति को लेकर के होती है, कहीं प्रमोशन को लेकर के होती है। इस तरह से हर एक फील्ड में अलग अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, तो ये सर्वव्यापी प्रतिस्पर्धा होती है। फिर है लक्ष्य सीमित। जो प्रतिस्पर्धा होती है वो थोड़ी सी होती है, उसके लक्ष्य सीमित होते हैं और उसको प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये जो प्रतिस्पर्धा होती है बहुत हार्ड होती चली जाती है। और अवैयक्तिकता होती है इसमें, ये व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ी हुई होती है बल्कि ये सबके लिए होती है, तो इसमें अवैयक्तिकता पाई जाती है। इसके बाद में प्रतिस्पर्धा के प्रकार देखिए। प्रतिस्पर्धा सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक, पद व कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। सबसे पहले सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कृति के मूल्य हैं, उनमें भी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, इन दोनों में भी एक प्रतिस्पर्धा होती है, आगे बढ़ने की एक होड़ होती है। और जब सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा है वो भौतिक तो आगे हो जाती है और अभौतिक पीछे रह जाती है, तो वहाँ पर सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबन शुरू हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक मूल्यों में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो कहलाती है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। दूसरी है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी समाजों की महत्वपूर्ण विशेषता है। हर प्रकार का समाज, जो पूर्वी देश है, पूर्वी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था से तात्पर्य होता है जहां पूंजी का सबसे ज्यादा महत्व होता है, धन कमाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां की व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था होती है। तो जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगी वो पूंजीवादी देशों में ज्यादा पाई जाती है, और जो भारतीय संस्कृति है वहां पे सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा ज्यादा पाई जाती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, जबकि जो पूर्वी देश है वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है। तो वहाँ हर व्यक्ति काम करता है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। तो जहाँ पर अधिक से अधिक आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं वहीं पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो अब विदेशों में पलायन कर रही है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जो मुनाफा होता है, जो धन कमाया जाता है वो विदेशों में कमाया जाता है। यहाँ पर सस्ता श्रम मिल जाता है और विदेशों में उस श्रम की कीमत ज़्यादा होती है। पद व कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा। कोई भी पद प्राप्ति की इच्छा, जब उच्च पद को हम देखते हैं और हम नीचे के पद पे होते हैं तो हमें ये इच्छा होती है कि हम भी उच्च पद प्राप्त करें, तो पद और कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उस पद से जुड़े हुए, कोई भी पद हमारे लिए एक आइडियल हो सकता है, आदर्श हो सकता है, वो हमारे लिए संदर्भ समूह हो सकता है, और जब हम उसकी बात करते हैं, उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं, एक प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं कि हम भी उसमें जाएं। पहले हम मान लो एक चपरासी के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं नौकरी के लिए, फिर हम देखते हैं कि हमारी योग्यता ज़्यादा है, हमें प्रयास करना चाहिए और हमें एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श पद है। हमने मेहनत की और मेहनत करके हम आईएएस में सेलेक्ट हो गए, तो वो हमने क्या किया, उस प्रतिस्पर्धा को अपने अंदर डेवलप करके प्रयास किया और हमने वो पद प्राप्त कर लिया। तो ये होगा पद और कार्य। फिर जब हम उस पद पे जाते हैं तो हम वही कार्य करने लग जाते हैं, पद व कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। फिर है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। इसमें आएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रजाति विशेष में जन्म लेता है। ये रंग के आधार पे हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है, क्षेत्र के आधार पर हो सकती है। तो इस तरह की जो विभेद पाया जाता है और इनसे उठने के लिए व्यक्ति जो
संघर्ष करता है वो होगी प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। जैसे अफ्रीका में रंगे भेद की नीति अपनाई गई थी, तो वहाँ पे इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो गई थी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो आपस में संघर्ष करते हैं उसको हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। जो जैसे हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, और ये दल सत्ता में आने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। उसके बाद संघर्ष की बात करते हैं। हमने दो बात पढ़ ली है, हमने सहयोग पढ़ा है और हमने प्रतिस्पर्धा पढ़ ली है। अगली जो बात आती है वो है संघर्ष। देखिए, संघर्ष में गिलिन और गिलिन क्या कहते हैं कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे विभिन्न व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या है ये संघर्ष? क्या है? एक तो सामाजिक प्रक्रिया, पहली बात तो कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, इसमें दूसरी बात ये निकल करके आती है कि इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के समूह होते हैं, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे। और तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि इसमें हिंसा विरोध होता है, धमकी होती है, अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये बात हमारे सामने आ रही है कि एक तो ये सामाजिक प्रक्रिया होती है क्योंकि समाज में पाई जाती है, एक इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पाया जाता है, और इसमें जो कार्य किए जाते हैं वो हिंसात्मक कार्य होते हैं, जैसे धमकी देना, किसी के साथ में गलत व्यवहार करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, विरोध करना आदि। अब चलते हैं हम संघर्ष की विशेषताएं। इसमें देखिए सबसे पहले आती है सार्वभौमिक। इसका मतलब होता है कि जो संघर्ष है वो सार्वभौमिक है, हर समाज में संघर्ष पाया जाता है। किसी भी समाज में बिना संघर्ष के उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। जिस तरह से सहयोग जरूरी होता है, प्रतिस्पर्धा जरूरी होती है, वैसे ही हर एक समाज में संघर्ष भी अनिवार्य घटक होता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है दो व्यक्तियों का समूह के मध्य हिंसा, विरोध, आक्रमण। जो संघर्ष है उसके तरीके जो होते हैं वो हिंसात्मक होते हैं, विरोधात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, या फिर आक्रमण इसमें शामिल होता है, और ये हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों और समूहों के मध्य में पाया जाता है। संघर्ष अपने आप में अकेले में नहीं हो सकता है। अगली विशेषता इसकी आती है कि दो भिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति समूहों में ये पाया जाता है। जब दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के लोग मिल जाते हैं तो उनकी विचारधारा में उनके हितों को लेकर के टकराव अवश्य होता है, और जहां हितों में टकराव शुरू हो जाता है वहीं पर संघर्ष भी शुरू हो जाता है। इसलिए ये दो विचारधाराओं में होने वाला मतभेद कह सकते हैं इसको। अगला आ जाता है दोनों पक्ष एक दूसरे की शांति निधियों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो दो पक्ष है जिनमें संघर्ष होता है वो एक दूसरे की शांति की नीतियों का ध्यान नहीं रखते हैं कि इसकी वजह से अगले व्यक्ति की शांति भंग हो सकती है, बल्कि दोनों ही आपस में झगड़ते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं। और अगली विशेषता इसकी आती है अस्थायी प्रकृति। जो संघर्ष है वो अस्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होता है, एक लंबे समय तक चलता रहता है। कभी संघर्ष बहुत तीव्र गति पकड़ लेता है, जबकि कभी संघर्ष की जो गति होती है वो काफ़ी धीरे हो जाती है। तो इसकी जो गति है वो बदलती रहती है और प्रकृति इसकी अस्थायी हो जाती है। अगली विशेषता आती है इसकी अवसरवादिता पर निर्भर। जो संघर्ष होता है वो अवसरवादिता पर निर्भर होता है कि कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब संघर्ष बिल्कुल कम पड़ जाता है। किसी किसी मौके पर संघर्ष बहुत कम होता है, जबकि कभी ऐसा अवसर भी आता है जब संघर्ष में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। अर्थात अवसर को देखते हुए ही संघर्ष में बढ़ावा हो सकता है या कमी आ सकती है। हमेशा संघर्ष एक जैसा नहीं रह सकता है। और अगली जो इसकी विशेषता आती है वो है समय व स्थान प्रधान। जो
संघर्ष होता है वो समय और स्थान प्रदान होता है। हर समय और स्थान के अनुसार संघर्ष की प्रकृति बदलती जाती है। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ संघर्ष न के बराबर रह जाता है, जबकि किसी किसी स्थान पर किसी किसी समय पर संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए इसमें स्थान और समय की अपनी महत्ता होती है। अब आते हैं हम संघर्ष के प्रकार पे कि संघर्ष कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो पहला प्रकार है वो है व्यक्तिगत संघर्ष। इसमें तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी से व्यक्तिगत रूप से मनमुटाव रखता है, या कोई दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं या दोनों के हित टकरा जाते हैं, तो उनमें संघर्ष हो जाता है। तो एक व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो संघर्ष होगा, जो उसके सामान्य और व्यक्तिगत हितों को लेकर के जो संघर्ष होगा, वो एक तरह से व्यक्तिगत प्रकार का संघर्ष माना जाएगा। अगला आता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष के जो प्रणेता माने जाते हैं वो है कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स विचारक है वो संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण जो कारक मानते हैं वो मानते हैं आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक के लिए वो ये कहते हैं कि दो वर्ग समाज में होते हैं, एक तो शोषित वर्ग होता है और एक शोषक वर्ग होता है। इन दोनों वर्गों के जो हित है वो आपस में टकराते हैं और इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं वो कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। और हर समाज में वो दो वर्ग मानते हैं और इन दोनों वर्गों के हित आपस में टकराते हैं और संघर्ष होता जाता है और एक नवीन स्थिति को जन्म देता है, जो कि समाज में परिवर्तन के लिए अनिवार्य होती है। अगली है प्रजातीय संघर्ष। प्रजातीय संघर्ष का मतलब होता है किसी भी प्रकार से रंग भेद, जाति भेद, क्षेत्र विशेष को लेकर के जो संघर्ष होता है, भाषा विशेष को लेकर के जो संघर्ष होता है, वो प्रजातीय संघर्ष होता है। जैसे हम अफ्रीका में रंग भेद की नीति की बात कर सकते हैं, वो भी एक प्रजातीय संघर्ष था जो नस्ल को लेकर के होता है। किसी प्रकार से उसको हम प्रजातीय संघर्ष के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अगला आ जाता है राजनीतिक संघर्ष। राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो दो गुटों में, दो दलों में या दो से अधिक दलों में जो संघर्ष पाया जाता है वो राजनीतिक संघर्ष होता है। और ये जो राजनीतिक संघर्ष होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो अंतःदेशीय राजनीतिक संघर्ष होता है और एक होता है अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष। अब दोनों में क्या अंतर है कि जो अंतःदेशीय राजनीतिक संघर्ष होता है वो एक ही जगह पे होता है, एक ही देश में पाया जाता है। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि ये एक देश है और एक देश में विभिन्न राजनीतिक दल है। जैसे भारत की बात कर सकते हैं हम कि भारत बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला एक देश है और इसमें जो आपस में संघर्ष पाया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा अंतःदेशीय राजनीतिक संघर्ष। कहने का मतलब ये है कि एक देश में विभिन्न दलों के मध्य में पाया जाने वाला संघर्ष क्या होगा? अंतःदेशीय राजनीतिक संघर्ष होगा। दूसरा होता है अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष। इसमें अलग अलग देश होते हैं और ये जो देश है वो आपस में अपने अपने हितों की वृद्धि करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। विभिन्न देश आपस में संघर्ष करते रहते हैं। जैसे मान लो अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, ये अपने अपने हितों को बढ़ाने के लिए आपस में संघर्ष करते रहेंगे। तो ये कहलाएगा अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष। इस तरह से आज का हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है और मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कक्षा को बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। मैं डॉक्टर हंसा शर्मा आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।